नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक ले रहे हैं बिकॉज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक है LBM3M2। तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है जो कि स्पेस से रिलेटेड है, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें वो सारे पहलुओं को समझेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा और मेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी जो न्यूज़ है हम देखेंगे कि जो न्यूज़ है, ठीक है, वो न्यूज़ है कि इसरो ने अभी क्या किया है। इसरो ने अभी लॉन्च की हैं 36 सैटेलाइट्स। 36 सैटेलाइट्स जो हैं, ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है इस रॉकेट के द्वारा। किसके रॉकेट के द्वारा? LBM3M2। अब आप ये बोलेंगे सर ये रॉकेट क्या होता है? तो अब जैसे आप दिवाली में रॉकेट फेंकते हैं ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं जाता है, लेकिन ये जो इसरो का रॉकेट है ये स्पेस में जाता है और स्पेस में ये जो सैटेलाइट्स होती हैं अंतरिक्ष में, उनको ये वहाँ पर प्लेस करके आता है, मतलब उनके डेस्टिनेशन पर उनको पहुँचा के आता है जहाँ पे उनको जाना होता है। और इस पहुँचाने में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? रॉकेट। इस रॉकेट का नाम क्या है? LBM3M2। ठीक है, तो ये जो LBM3M2 जो है ये एक रॉकेट है जिसके द्वारा अभी इसरो ने 36 सैटेलाइट को प्लेस किया है। कहाँ प्लेस किया है? स्पेस में प्लेस किया है। अब स्पेस में कहाँ पे प्लेस किया ये हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक एक बात को आप समझते जाइए। पहला इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है कि रॉकेट सिस्टम है। इसरो ने 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है और 23 अक्टूबर 2022 को। और ये जो लॉन्च किया है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा से। तो आप ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि श्रीहरिकोटा से जो है इसको लॉन्च किया गया। अब ये जो लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किसके लिए किया है? ये लॉन्च किया गया है, एक कंपनी है जिसका नाम है वनवेव। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है? वनवेव एक कंपनी है और ये कंपनी कहाँ की है? ये यूके बेस्ड कंपनी है। यूके बेस्ड कंपनी है और ये एक प्राइवेट कंपनी है। आप ध्यान रखिएगा ये एक प्राइवेट कंपनी है और इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट किया था किसके साथ में? कॉन्ट्रैक्ट किया था NSIL के साथ में। NSIL क्या होता है? NSIL का फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको जानकारी दे दी कि ये रॉकेट के द्वारा, इसका समरी ये है कि रॉकेट के द्वारा जो है इसरो ने 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा से। वनवेव कंपनी के लिए, ये वनवेव कंपनी है, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया इस रॉकेट के द्वारा 36 सैटेलाइट। 36 सैटेलाइट किसकी हैं? वनवेव कंपनी की है। वनवेव कंपनी क्या है? यूके बेस्ड कंपनी है। ये वनवेव ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था? NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो NSIL है, ये NSIL है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि NSIL क्या है। तो हम बात करते हैं कि जो NSIL है ये क्या है। तो NSIL हम देखेंगे कि ये जो है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसे हम NSIL कहते हैं, ये क्या है? अ सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। इंटरप्राइज CPSE बोल सकते हैं इसको हम। ये किसके अंडर काम करता है? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
ये कॉमर्शियल आर्म्स है, कह सकते हैं कॉमर्शियल आर्म्स है, कॉमर्शियल आर्म्स है ऑफ इसरो। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है, इसने NSIL ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था वनवेव कंपनी के लिए कि ठीक है साहब, आप हमें 1000 करोड़ रुपए जो है पेमेंट कीजिए और हम आपको जो है ये सैटेलाइट लॉन्च करके देंगे। एक्चुअली पहले ये जो सैटेलाइट थी ये रशिया के द्वारा लॉन्च की जानी थी, उसके स्पेस एजेंसी के द्वारा, लेकिन चूंकि यूक्रेन वॉर हुआ तो इसलिए उन्होंने विरोध में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट भारत को दे दिया, मतलब इसरो को दे दिया, NSIL को दे दिया। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि जो वनवेव है, ये वनवेव, इस वनवेव का ये क्या था, 14th लॉन्च था ये। ठीक है, लेकिन 14th लॉन्च किसका था, वनवेव का था। लेकिन देखेंगे कि ये जो भारत का था, ठीक है, भारत के लिए जो था, क्योंकि भारत के साथ उन्होंने भी कॉन्टेक्ट किया था, इट्स फर्स्ट, पहला था ये। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था ये फर्स्ट कॉमर्शियल मिशन था। ठीक है, ये फर्स्ट कॉमर्शियल मिशन फॉर फॉरेन कस्टमर, मतलब फॉरेन कस्टमर। अब ध्यान रखिएगा कि पहला जो है भारत का, इसरो का पहला जो है ये वाणिज्यिक मिशन था, वाणिज्यिक मिशन था, जो कह सकते हैं कि वनवेव कंपनी के लिए था, वनवेव कंपनी के लिए था। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसके बारे में हम देखते हैं कि जो LV-M3 है, LV-M3-M2, ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो ये सारे जो सैटेलाइट थी किसकी थी, वनवेव कंपनी की थी। वनवेव कंपनी क्या है, एक दुनिया में ये संचार कह सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। कम्युनिकेशन का मतलब इंटरनेट प्रोवाइडर है ये, समझिए आप, ये एक संचार कंपनी है, मतलब ये इंटरनेट प्रोवाइड करती है वनवेव। तो इसने जो है, मैं जैसे मैंने आपको बताया, इस कंपनी के हमने 36 जो है वो सैटेलाइट भेजे, और ये सैटेलाइट को हम क्या कह सकते हैं, ब्रॉडबैंड, क्योंकि ये कम्युनिकेशन कंपनी है तो उसको हम कह सकते हैं ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। इन्होंने जो है, इसरो ने इसको जो सैटेलाइट को भेजा, इस सैटेलाइट को कहाँ पे भेजा, जैसे मान लिया, आप देख लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ में क्या होता है कि अर्थ में एक सर्कुलर ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा हिंदी में, ठीक है। तो जब ये ऊपर गया, ये सैटेलाइट जब ऊपर गई तो इसको कहाँ पे सेट किया, इन्होंने सेट किया 1200 किलोमीटर पर। ध्यान रखना है आपको, ये 1200 किलोमीटर पर सेट किया है अंतरिक्ष में, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है कि जो निचली कक्षा होती है, ठीक है, लो नाम से ही है, लो अर्थ ऑर्बिट, जो निचली कक्षा होती है उसमें जो है यहाँ पे हमने 1200 किलोमीटर पे जो है हमने अर्थ के ऊपर, ठीक है, अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर हमने 1200 किलोमीटर में ये 36 जो सैटेलाइट हैं, इनको हमने डिफरेंट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में डिफरेंट डेस्टिनेशन पे उनको पहुंचाया है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो LEO का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं कि जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है, वैसे डिफरेंट बुक्स में अलग अलग बातें की गई हैं, लेकिन जनरली जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है 200 किलोमीटर से लेके 1600 किलोमीटर तक ये लो अर्थ ऑर्बिट जो है स्पेस में, अंतरिक्ष में होती है। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्बिट कितने प्रकार की होती हैं, एक तो हो गया लो अर्थ ऑर्बिट हो गया। लो अर्थ ऑर्बिट जो होती है, यहाँ पे आपको एक समझना है कि जो वेलोसिटी होती है,
लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, इसका जो वेग होता है ये बहुत हाई होता है, लगभग 25,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होती है लो अर्थ ऑर्बिट की, ये वेग जो होता है हाई होता है 25,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब ये जो है कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लो अर्थ ऑर्बिट जो होती है ये आपके 1200 किलोमीटर पे इसको सेट किया गया है, और ये एक सर्कुलर ऑर्बिट होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट होती है, जैसे मैंने आपको उसी तरीके से दिखाया। ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है ये वाली, आप देखिए इस बात को, ये जो ऑर्बिट है ये, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट। अब हम एक चीज और समझते हैं कि ऑर्बिट जो है वो कितने प्रकार की ऑर्बिट होती हैं, थोड़ा सा हम ये भी जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है एक होती है लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए लो अर्थ ऑर्बिट ये है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, और उसके बाद एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है। जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है ये वाली, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये होती है लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इक्वेटर के ठीक ऊपर, इक्वेटर के ऊपर 36,000 किलोमीटर पर होती है। ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको समझा रहा हूं मैं आपको कि लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजी गई है ये लो अर्थ ऑर्बिट एक्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि धरती के पास होती है, तो इससे फोटोग्राफ जो होते हैं, पिक्चर लेना, इमेज लेना काफ़ी आसानी होती है। तो लो अर्थ ऑर्बिट हमारे डेटा ट्रांसफर के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में सेट की गई है, वहाँ पे इनको प्लेस किया गया है। तो ये आप तीनों ध्यान रखिएगा, लो अर्थ ऑर्बिट। और मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए इस प्रकार से देख लीजिएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट है, ये रेड कलर में, ये येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट है। तो सैटेलाइट 1200 किलोमीटर पर यहाँ पे सेट की गई है। ठीक है, और ये जो रेड कलर की दिख रही है ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होती है लगभग 12,000 किलोमीटर तक होती है, 5,000 से लेके 12,000 किलोमीटर तक होती है। तो ये इसमें अबाउट 10,000 किलोमीटर लिखा है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए आप। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये वाली जो होती है, जिसको मैंने 36,000 किलोमीटर के बारे में बात की है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट डिफरेंट उसमें होती है, ये सर्कुलर है देखिए आप, और ये डिफरेंट आकार में होती है। ये आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए समझना है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने आपको बताया कि जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है डेटा ट्रांसफर के लिए, इमेज के लिए, ठीक है, फोटोग्राफी के लिए, इन सब के लिए जो है एग्जैक्ट लोकेशन ये दे देता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे वनवेव के बारे में बात करेंगे कि जो वनवेव कंपनी है, हम बात कर रहे हैं वनवेव कंपनी के बारे में। तो जो वनवेव कंपनी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला पॉइंट क्या है इसके बारे में, यूके बेस्ड कंपनी है, ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है, ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है। और इस वनवेव जो कंपनी है यूके बेस्ड हो गया पहला पॉइंट, यूके बेस्ड कंपनी। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया कि ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है, कम्युनिकेशन कंपनी है ये, आप नोट्स बनाते जाइए साथ में, कंपनी है। उसके बाद इसका जो मिशन है, इसका जो मिशन है वो क्या मिशन है इसका, तो इसका जो मिशन है वो है फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी टू एवरीवन एवरीवेयर। ठीक है, अच्छा, और ये क्या काम करेगी, पहले बात तो ये हो गया ग्लोबल कनेक्टिविटी। दूसरा काम इसका क्या हो गया,
कि ये जो है ग्लोबल कनेक्टिविटी, मतलब पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी देगी ये सभी के लिए और सभी जगह। ये हिंदी में हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि ये जो है इनेबलिंग कनेक्टिविटी फॉर गवर्नमेंट्स बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज का मतलब क्या हो गया, ये जो है ये सरकारों को इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, बिजनेस और कम्युनिटीज को ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। आपको यहाँ एक चीज और समझनी है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि इंडियाज भारती enterprises serves as a major investor and shareholder in OneWeb। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब भारतीय समूह की जो कंपनी है, ठीक है, मतलब भारतीय समूह की जो कंपनी है, भारतीय समूह की कंपनी कौन सी है, एयरटेल है, कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी है इसमें, सबसे बड़ी हिस्सेदारी मतलब किसमें है, ये हिस्सेदारी जो है ये आपके OneWeb में है। किसकी, एयरटेल की, भारतीय समूह की जो कंपनी है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं आगे कि अभी जो कह सकते हैं कि स्पेस एक्स के बारे में हम जानते हैं। स्पेस एक्स क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। स्पेस एक्स क्या है, एक कंपनी है, और ये कंपनी का ओनर कौन है, मतलब कौन ओनर है इसका, इसका जो ओनर है वो है आपके एलन मस्क जो है इसके ओनर हैं। इनका जो इंटरनेट, ये भी क्या करते हैं, ये भी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। इनका जो इंटरनेट प्रोवाइड पूरी दुनिया में है उसे कहते हैं स्टारलिंक इंटरनेट। ये स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जो है इन्होंने इंटरनेट प्रोवाइड किया यूक्रेन में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अब यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि अभी जो एलन मस्क हैं वो भी भारत में अप्लाई कर रहे हैं लाइसेंस के लिए, कि भारत को जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके, इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। ये अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखते हैं कि जो OneWeb सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो OneWeb सैटेलाइट्स हैं हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए आप, ये देखिए जो OneWeb कंपनी है उसका क्या प्लान है। ये जो है 12 ऑर्बिट होंगे मतलब, ठीक है। तो 12 ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया कि जो 12 ऑर्बिट होंगी, 12 ऑर्बिट कैसे होंगे, 12 ऑर्बिट जो है धरती के चारों तरफ देख रहे हैं, ये इंटरनेट का पूरा जो है जिस तरीके से ये पूरा 12 ऑर्बिट होंगे। 12 ऑर्बिट में वो क्या करेंगे, सभी जगह जो है एक एक ऑर्बिट में 49 सैटेलाइट्स वो क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। टोटल ऑर्बिट कितनी हो गई, 12 ऑर्बिट जो है कक्षाएं उन्होंने प्लान की हैं, समझिए इसमें। और उसमें जो है वो 49 सैटेलाइट जो है सभी में वो क्या करेंगे, सब ऑर्बिट में 49 सैटेलाइट जो है प्लेस करेंगे, जिसके द्वारा जो है आप देखेंगे किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट में। आपको ध्यान रखना है, लो अर्थ ऑर्बिट होती है जिसे हम सर्कुलर ऑर्बिट भी कहते हैं, उसमें निचली कक्षा में। और ये टोटल जो है आप देखेंगे तो 648 सैटेलाइट्स होंगे। कितनी सैटेलाइट्स होंगे, 648 सैटेलाइट्स, ठीक है। 648 सैटेलाइट का उनका प्लान है कि उनको जो है उनको 1200 किलोमीटर पे उनको रिप्लेस करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो 1000 करोड़ उसके लिए जो है वो कह सकते हैं कि इसरो को पेमेंट कर रहे हैं उसका। इसके हम थोड़ा साइलेंट फीचर्स के बारे में जान सकते हैं कि साइलेंट फीचर्स इसके क्या हैं।
तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, साइलेंट फीचर्स के हम देखते हैं। देखिए आप साइलेंट फीचर्स के क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट कॉमर्शियल मिशन है, ये पहला कॉमर्शियल मिशन है। देखिए आप, फर्स्ट कॉमर्शियल मिशन है, आप लिखते चलिए, फर्स्ट कॉमर्शियल मिशन ऑफ LBM-3, मतलब पहली बार जो है ये भारत ने, इसरो ने जो है इसको कॉमर्शियल रूप में जो है, वाणिज्यिक रूप में जो है सेवाएं दी हैं इस रॉकेट के द्वारा। और ये कह सकते हैं कि फर्स्ट मल्टी सैटेलाइट मिशन विद 36 OneWeb सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड। इसमें 36 सैटेलाइट जो हैं वो ऑन बोर्ड थी। और ये फर्स्ट लॉन्च था, पहला लॉन्च था LBM-3 टू कह सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, फर्स्ट इंडियन रॉकेट विद 6 टन पेलोड। ठीक है, 6 टन पेलोड के साथ जो है इस सैटेलाइट को, मतलब हैवीएस्ट पेलोड था। पेलोड का मतलब क्या होता है, वजन ले जाने की जो क्षमता है उसे हम पेलोड कहते हैं। तो 6 टन पेलोड जो है पहली बार जो है यहाँ पे 5.8 टन के आसपास था। तो मतलब 6 टन की बात कर रहे हैं हम, इतनी क्षमता तक जो है ये सबसे हैवी वजन लेके रॉकेट लेके गया। और ये पहला जो है फर्स्ट NSIL मिशन विद LBM-3। NSIL में बता चुका हूँ क्या है, उसका ये पहला मिशन था। और इस तरीके से जो है इसके जो साइलेंट फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। और अगली बात मैं आपको बताऊंगा, आगे देखते हैं हम इसके और क्या फीचर्स हैं। तो देखिए आप यहाँ पे आप नोट करते जाइए, मल्टीपल सैटेलाइट्स ही हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट बात है वो देखिए आप, कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लो अर्थ ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट है, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट हैं ये 12 रिंग्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 12 रिंग्स ऑर्बिटल प्लेन्स विद 49 सैटेलाइट्स इन ईच प्लेन, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और ये 87.9 डिग्री पे जो है नियर पोलर इनको जो है क्या प्लेस किया जाएगा। और मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि 1200 किलोमीटर अबव द अर्थ, 1200 किलोमीटर ऊपर अर्थ के ऊपर। और ये जो है ईच सैटेलाइट कंप्लीट्स अ फुल ट्रिप अराउंड द अर्थ एवरी 109 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। 109 मिनट में जो है ये पूरा एक ट्रिप करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, हर एक सैटेलाइट। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि इस जो सैटेलाइट्स है इसमें 2 बैंड हैं। देखिए आप कनेक्टिविटी कैसे है, एक तो KU बैंड है और एक KA बैंड है। ये क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफर करेंगे, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे, जो हम आपको बता चुके हैं जैसे डेटा ट्रांसफर होगा। अब हम बात करते हैं रॉकेट के बारे में। हम कौन से रॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम चूंकि पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें रॉकेट के बारे में भी हमें ये जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ये है LBM-3 रॉकेट, ठीक है। तो इस रॉकेट में आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप में आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है इस रॉकेट में आप देख सकते हैं इस सैटेलाइट जो है यहाँ पे देखिए आप, ये सैटेलाइट टॉप में है। क्या होता है जब कोई रॉकेट ऊपर जाता है तो यहाँ पे रॉकेट में क्या होते हैं, बूस्टर लगे रहते हैं। रॉकेट में क्या लगे रहते हैं, बूस्टर। तो ये देखिए बूस्टर लगे हुए, ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये बूस्टर है। और यहाँ पे जो रॉकेट है, ये रॉकेट 3 स्टेजेस, मतलब इसके पास जो स्टेजेस हैं ये 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस आपको समझने हैं कि क्या होते हैं 3 स्टेजेस, ये कैसे काम करता है। तो 3 स्टेजेस में काम करता है। तो उसकी जो पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है, राइट, पहली जो स्टेज होती है, उस पहली स्टेज को हम कहते हैं कि वो इसमें जो फ्यूल होता है उस फ्यूल को हम कहते हैं सॉलिड फ्यूल, ठीक है। जो नीचे जो है आप देख सकते हैं इसे हम कहते हैं सॉलिड फ्यूल कहते हैं। तो इसमें ये कैसे काम करता है, LBM-3M2 3 स्टेजेस में काम करता है। इसका जो पहला स्टेज है जिसे हम कहते हैं जो ये फ्यूल इसको मिलता है सॉलिड फ्यूल होता है। तो दूसरी जो स्टेज होती है उस स्टेज में इसे जो होता है लिक्विड फ्यूल प्रदान किया जाता है, ठीक है, द्रव तरल। और जो थर्ड स्टेज होती है उस स्टेज में इसे हम कहते हैं, यहाँ पे काम करता है, ये जो थर्ड स्टेज है यहाँ पे काम करता है क्रायोजेनिक इंजन। क्या काम करता है, एक तो आपका होगा पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज, फिर हो गया दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज हो गया
क्रायोजेनिक इंजन। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 स्टेजेस में ये काम करता है। सॉलिड फ्यूल होता है, मतलब ठोस फ्यूल होता है। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लिया पेट्रोल डलाएंगे तो स्पेस तक जाने के लिए कितना फ्यूल चाहिए। आप देखिए, आप अगर आप अपनी कार से कहीं जाते हैं तो कितना फ्यूल, टंकी फुल करते हैं। स्पेस में जाने के लिए आपको कितना फ्यूल लगेगा, तो भारी हो जाएगा ना, वजन बढ़ जाएगा, पॉसिबल नहीं हो। इसके लिए जो है इसको ऊपर फोर्स प्रदान करने के लिए पहले इसमें यूज किया जाता है, फर्स्ट स्टेज में वो यूज किया जाता है सॉलिड फ्यूल, दूसरे में लिक्विड फ्यूल, और तीसरे में जो होता है वो क्रायोजेनिक इंजन काम करता है। क्रायोजेनिक इंजन क्या करता है, बहुत तेजी से इसको फोर्स देता है। अब एक चीज मैं आपको यहां पे और बताना चाहता हूं, इसका नाम है GSLV MK3। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि GSLV MK3 ये रॉकेट था। अब इस रॉकेट का नाम चेंज कर दिया है LBM3। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हम क्या बोल रहे हैं इसको, GSLV MK3, इसका नाम चेंज करके भी क्या कर दिया गया है, LBM3। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम क्यों चेंज किया गया है, क्या इसका कारण था। मेनली टू आइडेंटिफाई इस टास्क ऑफ प्लेसिंग सैटेलाइट्स इनटू अ वैरायटी ऑफ ऑर्बिट्स। मतलब आपको मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि LBM2 को पहले हम GSLV M3 के नाम से जानते थे, लेकिन अब जो है इसको हम नाम इसका चेंज कर दिया है। नाम इसका क्यों चेंज किया है, बिकॉज टू रिमूव द कंफ्यूजन, भ्रम से बचने के लिए, रिगार्डिंग द टाइप ऑफ ऑर्बिट्स आइडेंटिफाई फॉर लॉन्च। मतलब डिफरेंट टाइप के, जैसे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होता है GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है PSLV। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रॉकेट है इसका जो नाम चेंज किया गया है, ये इसलिए किया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, भ्रम ना हो, क्योंकि अब इसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया जाएगा, वो जियोसिंक्रोनस में भी लॉन्च किया जाएगा। मतलब मैंने आपको बताई थी 3 जो ऑर्बिट हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए है, ये सभी जगह जो है इसी रॉकेट को अभी यूज किया जाएगा, ये नाम परिवर्तित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये कितना टन वजन लेके जा सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अगर लो अर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे, मैंने आपको लो अर्थ ऑर्बिट दिखाया था मैंने अभी आपको, कि लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे अगर हम, देखिए हम थोड़ा आपको फिर से दिखा देते हैं, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे स्पेस सैटेलाइट को वहां पे प्लेस करने के लिए, तो 1 टन वजन लेके ये जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको जियोसिंक्रोनस में लेके जाएंगे, देखिए जियोसिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया, 36,000, मैंने आपको बताया था जियोसिंक्रोनस का मतलब होता है क्या, 36,000 इक्वेटर के ऊपर जियोसिंक्रोनस, ये वाली जो 36,000, तो इसके लिए ये जो है 4 टन जो है लेके जा सकता है। लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट में ये 8 टन लेके जा सकता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चंद्रयान 2 था उसको भी GSLV MK3 से ही जो है वो भेजा गया था। ठीक है, और आगे के जो मिशन होंगे वो किससे छोड़े जाएंगे, आप मुझे बता सकते हैं किससे छोड़े जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि आगे के जो मिशन होंगे, ठीक है, आगे के जो मिशन होंगे वो किससे छोड़े जाएंगे, LBM3 से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कहीं भी किसी भी सैटेलाइट, मतलब कहीं भी जाना हो तो यही काम करेगा। थोड़ा सा हम क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया, तो मैंने आपको जैसा बताया कि एक रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसको काफी कह सकते हैं कि एक फोर्स की जरूरत होती है। तो क्रायोजेनिक इंजन पहली बात तो आपको वो फोर्स प्रोवाइड करता है। और क्रायोजेनिक इंजन की एक सबसे खास बात है कि ज्यादा फोर्स तो देता ही देता है। इसमें जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन होता है, ये आपको ध्यान रखना एग्जाम के लिए, लिक्विड ऑक्सीजन होता है, और साथ ही साथ जो है इसमें हाइड्रोजन होता है। और ये जो है बहुत ही लो टेम्परेचर पे, बहुत ही लो टेम्परेचर, जिसका मतलब 150 डिग्री बिलो 150 डिग्री सेल्सियस, इस पे जो है ये ईंधन जो है काम करता है, और ये जो है उसमें स्टोर कर लिया जाता है।
और फिर जो है क्रायोजेनिक इंजन इसी उस पर काम करता है। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि भाई इसका एप्लीकेशन और इसके यूजेस क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसके एप्लीकेशन क्या है, ये भारत को इसको फ़ायदा क्या है। ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा है कि आज पूरी दुनिया में कॉमर्शियल सैटेलाइट को छोड़ने के लिए एक कह सकते हैं कि होड़ सी मची हुई है, और भारत ने ऐसा जो किया है तो पूरी दुनिया में अपना नाम किया है। कहीं ना कहीं जो है अब एडवांटेज ये मिलेगा कि भारत जो है दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और उससे पैसा कमाएगा, तो भारत में एक फॉरेन रिजर्व भारत में आएगा, राइट। और इससे एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपने देखा होगा कहीं भी हम जाते हैं तो हमारा इंटरनेट वहाँ काम नहीं करता है। जैसे हम रिमोट एरिया में चले गए, कहीं ऐसी जगह चले गए, समुद्र के बीच में चले गए, तो वहाँ पे जो है अब ये चूंकि इंटरनेट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ये इंटरनेट स्पेस से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो स्पेस से प्रोवाइड करने का मतलब अब कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाएं, समुद्र में चले जाएं, आपको हर जगह एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। भारतीय एयरटेल ने कहा है कि हम 2023 तक जो है इस तरीके का इंटरनेट जो है प्रोवाइड करेंगे, वन वे भी प्रोवाइड करेगा। चूंकि इन्वेस्टर इसमें कौन है, ये इसमें भारतीय एयरटेल है, तो इसलिए जो है इन्होंने ऐसा कहा है। तो आप कहीं भी जाएंगे आपको जो है, चाहे माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं, हिमालय पे चले जाएं, समुद्र के अंदर चले जाएं, आपको जो है कनेक्टिविटी जो है इसकी अच्छी मिलेगी। पूरी दुनिया में जो है हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड वाइड। तो भारत की स्पेस जो एजेंसी है उसको एक सबसे बड़ा फायदा है कि उसका नाम हुआ है पूरी दुनिया में, और इस तरीके से जो कॉमर्शियल सैटेलाइट्स हैं भारत अब लॉन्च करता रहेगा, और भारत का जो नाम हो रहा है पूरी दुनिया में, भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। इसरो की रेपुटेशन बड़ी है पूरी दुनिया में। तो इस तरीके से हमने जो पूरी चीज़ों को समझा है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी, मैंने सभी चीज़ों को आपके साथ साझा किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।